आगे आज हम बात करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में और इस कंपनी के एमडी असद दाऊद जी हमारे साथ हैं। असद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एरोफ्लेक्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ स्क्रीन पे आ जाएगी और इशू जो लेके आए हैं आईपीओ, उसमें 162 करोड़ का फ्रेश इशू है, राइट, और 169 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आज से खुला है, 24 अगस्त तक खुला रहेगा, मतलब 3 दिन, आज कल और परसों खुला रहेगा। ये फेस वैल्यू 2 रुपये की है, प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये और 130 शेयर्स का लॉट बनेगा। आई गेस 1 सितंबर को लिस्टिंग हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली। तो 1 सितंबर लिस्टिंग होगी और आप 1820 शेयर के जो है 14 लॉट बना के आप इसको ले सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इस इश्यू में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो क्या क्या है। अब समझते हैं कि क्या काम कर, इसके नाम से ऐसा लगता है कि कोई एविएशन कंपनी, ऐसा है क्या? नहीं। सो एरोफ्लेक्स का नाम 2 वर्ड से है, एक एरो और एक फ्लेक्स। फ्लेक्स मीन्स हम फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और जो वर्ड एरो है वो है कि जो स्काई में बहुत हाई हो, लाइक एन एरोप्लेन, तो हमको बेसिकली फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस में नंबर 1 आना है। तो हमको स्काई हमारी जो लिमिट है, इसलिए नाम रखा है, इसलिए हमने नाम रखा है एरोफ्लेक्स। तो बेसिकली क्या चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं? हम बेसिकली है ना मेटल के फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाते हैं। ये फ्लो सॉल्यूशंस यूज होते हैं ट्रांसफर करने के लिए एनी काइंड्स ऑफ लिक्विड और गैसेस। तो लिक्विड्स में जैसे हो गया ऑयल, केमिकल्स, और गैस में हो गया जैसे स्टीम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और सीएनजी, एलपीजी। सो ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस के फ्लो करने के लिए ये यूज होता है। तो ये जो स्क्रीन पे पाइप दिख रहा है ये है, एंड ये टोटली मेटल है? हाँ, ये 100% मेटल से ही बनता है। क्योंकि जो इस तरह के पाइप हम लोगों को दिखते हैं हाउस पाइप, वो जनरली रबर या प्लास्टिक के भी होते हैं, जिसमें दोनों साइड में हॉज होते हैं और वो लगता है कि, लेकिन ये पूरा मेटल का है। हाँ, सो हम लोग बेसिकली रबर और जो पॉलीमर के है जो होजेस, उसको हम लोग है ना रिप्लेस है ना कर रहे हैं विद स्टेनलेस स्टील। ओके, अब ये बताइए सर कि इस बिजनेस में इसके क्लाइंट्स कौन हैं और किस तरीके का बिजनेस मॉडल आप चला रहे हैं, फिर हम फाइनेंशियल्स पे आएंगे। सो अभी जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो हमारा 20% मार्केट इंडिया में है और 80% मार्केट है एक्सपोर्ट में। जो इंडिया का मार्केट है उसमें हम लोग सप्लाई करते हैं कि जैसे बड़े ऑयल एंड गैस कंपनी को, जैसे IOCL, BPCL, HPCL, इनकी रिफाइनरी में यूज होता होगा। इनकी रिफाइनरीज में यूज होता है। और फिर जो बड़े स्टील प्लांट्स है लाइक टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सबको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो स्टील कंपनियां क्या करती हैं? स्टील कंपनी गैस पास करती है। हाँ, स्टील कंपनी एक तो स्टीम पास करने के लिए, एक गैस पास करने के लिए, और प्लस जो इनका ब्लास्ट फर्नेस रहता है जहाँ पे उनको हाई टेम्परेचर, उनको ऐसे सोल्यूशन चाहिए जो कि हाई टेम्परेचर से उसको रेजिस्ट कर सके। -200 से लेके +1000 डिग्रीज तक के जो होता है टेम्परेचर, उसको हमारा जो प्रोडक्ट है वो सस्टेन कर सकता है इजीली। प्लस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी सप्लाई करते हैं, बेल को भी सप्लाई करते हैं, लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जो कि अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट्स को यूज़ करके और अल्टीमेटली वो सप्लाई करते हैं डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को। ओके, और क्लाइंट कौन कौन है आपके? क्लाइंट मतलब फॉरेन वाले? तो और फॉरेन में जैसे हमारे जो है ना बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, स्पेशली जो एक कंपनी है विक्टोलिक पाइपिंग है ना कंपनी, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो फायर फाइटिंग सॉल्यूशंस बनाती है, और हम उनके प्रेफर्ड वेंडर है फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वो हमारे एक सबसे लार्ज कस्टमर्स है। प्लस जो फॉरेन की बड़ी बड़ी OEMs है कंपनी, वो भी हमारे है ना, हम उनके एक अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में आते हैं। अच्छा, आपका जो रेवेन्यू ब्रेकअप में देख रहा है उसमें मोर देन 80% आपका रेवेन्यू फॉरेन से आता है, भारत से कम। यहाँ भी तो बहुत इंडस्ट्री है, तो क्या छोटा साइज है यहाँ पे इसलिए, या आपको लगता है फॉरेन मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए? जो फॉरेन मार्केट है वो डेफिनेटली इंडिया के मार्केट से है ना कई बड़ा है, और वहाँ पे ये क्रिटिकल है ना कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट और भी कई ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल दो कि फायर स्प्रिंकलर्स आज के दिन इंडिया में स्टिल उसका मार्केट इतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन इंडस्ट्री। प्लस फॉरेन में जो है वो हमको बेटर मार्जिन भी मिलते हैं, और प्लस वहाँ पे लोग बहुत ही हाईली क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले दे वर्क ऑन क्वालिटी। तो इसलिए उनको एक ऐसे सप्लायर की होती है ज़रूरत जो कि एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी को मेंटेन कर सके। तो इंडिया का मार्केट अभी है ना धीरे धीरे हो रहा है ग्रो, बट आज के दिन अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी मार्केट फॉरेन कंट्रीज़ में ही है। ओके, इंडिया का मार्केट कितना बड़ा साइज होगा?
इंडिया का मार्केट लगभग मेरे हिसाब से 1000 करोड़ के 1000 करोड़ के आसपास। और इसमें आपका कितना है, चूंकि लिस्टेड प्लेयर कोई है नहीं? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट इसमें दो अलग से होता है। एक होता है जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहा है और एक जो नॉन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करता है। तो हम लोग उसमें आते हैं कि जो लोग है ना क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, उसमें हमारे पास लगभग आज के दिन में 30 to 40% मार्केट शेयर है। 30 to 40% मार्केट शेयर। अच्छा, आपके मैं नंबर देख रहा था, 2021 में आपका रेवेन्यू 144 करोड़ था, 2023 में 270 करोड़ के आसपास, मार्जिन आपके 4 से बढ़ के सीधे 11%। ये कैसे हुआ? तो हमने जो हमारा जो बिज़नेस है उसको हमने 2-3 है ना चीज़ों में किया है। एक तो अगर आप देखेंगे कि हमने हमारा जो सेल है वो कंपोनेंट जो बिज़नेस है हमारा, जो एंड टू एंड, जहाँ पे हम लोग लास्ट में फिटिंग्स लगा के और एज अ होल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उसका सेल हमारा बड़ा है, जिसमें मतलब आप एंड टू एंड सर्विस दे रहे हैं? हाँ, टर्न की बेसिस पे? टर्न की बेसिस पे बनाया पूरा हाउस और लेके गए, लगाया। अब उसका मेंटेनेंस भी आप करते हैं एनुअलाइज बेसिस? हाँ, हम लोग हमारा बहुत सी कंपनी के साथ एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो पीरियोडिक बेसिस पे हमको आपके बिहाफ को मेंटेन करेंगे। यस, ओके। तो ये था। प्लस हमने अभी जैसे आप देखेंगे पिछले लास्ट 2-3 साल में हमने न्यू एज इंडस्ट्री में भी हमारी सेल्स है ना बढ़ा दी है, जो कि हमारे को डेफिनेटली ज़्यादा मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है। प्लस सेम प्रेमाइसिस से हमने हायर है ना प्रोडक्शन और हायर सेल्स किया है। तो जो एक बिजनेस में जो टर्म होता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो भी आई हुई है, बिकॉज हमारे जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो भी कम हुई है, बिकॉज हमारा स्केल बढ़ गया है। तो इसका जो आप चूंकि बहुत हाई क्वालिटी का इसमें आप मेटल यूज करते होंगे, जो फ्लेक्सिबल भी है, स्ट्रांग भी है, कहाँ से लाते हैं ये? हमारा जो रॉ मटेरियल है वो दो टाइप का रॉ मटेरियल होता है। एक तो होता है कॉइल और एक होता है वायर। तो वायर जो होता है वो अभी हम 100% इंडिया से ही खरीदते हैं। और जो कॉइल है वो आज के दिन हम लोग अभी 70% इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? चाइना से। बट हम अभी ऑलरेडी हमने चालू कर दिया प्लान कि धीरे धीरे चाइना से डिपेंडेंसी कम करके और दूसरी कंट्री से भी करने का, और प्लस इंडिया से भी हमारा जो कंजम्पशन है प्रोक्योरमेंट उसको बढ़ाने का। तो इसके बनाने में कॉइल और वायर जो आप बता रहे हैं उसका क्या पोर्शन होता है कॉस्ट के हिसाब से? सो मोर और लेस ऑलमोस्ट 50-50 रहता है। 50-50 होता है, और आप उसमें से आधा इंपोर्ट करके लेके आते हैं। आपकी एक प्लांट है? हाँ जी, ये मुंबई के पास। हाँ जी। अब मेरा सवाल ये है कि चूंकि आपकी जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें दो मुझे रिस्क बताइए कैसे मिटिगेट करते हैं आप। एक तो आपके पास करेंसी का रिस्क है कि आप इंपोर्ट करें तो आपको करेंसी का रिस्क हो गया। दूसरा, आप जब रिस्क करते हैं और आपका 80% से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो दोनों साइड में आप ड्यूटीज़ और बाउंड्रीज का रिस्क भी लेते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं? सबसे पहले जो करेंसी का जो रिस्क है, तो उसमें क्या है, हमारा 80% सेल है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट एक लेसर अमाउंट है, एक्सपोर्ट ज़्यादा अमाउंट है। तो हमारा जो इंपोर्ट में हमको जो भी फॉरेन एक्सचेंज का जो रिस्क होता है वो हेज हो जाता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। और जो अगर मैं बात करूँ कि ड्यूटीज़ और उसका, तो क्योंकि हम लोग 80% ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब 80% ऑफ द सेल्स हमारी एक्सपोर्ट की होती है, तो जो भी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो वो हम लोग अगेंस्ट लाइसेंस इंपोर्ट करते हैं, तो हमको एक्चुअली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है, तो हमको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। बट ये एक रिस्क तो है ना, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे, 50% वहाँ से लाएंगे और आप एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब पूरा बिजनेस आपका एक्सटर्नल फैक्टर पे है कि वहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, तो आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमने अभी ये साल से ऑलरेडी धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट कम करके, और हम यहाँ पे इंडिया में 2 बड़े मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन में है कि धीरे धीरे चाइना से इंपोर्ट कम करके और यहाँ से ही हम लोग उसको प्रोक्योरमेंट है ना करें, ताकि जैसा आपने बताया जो जियोपॉलिटिकल रिस्क रहता है उसको हम कम करने का, धीरे धीरे हम उसको, चाइना में मंदी आ रही है, पता नहीं क्या सिस्टम वहाँ पे हो जाए तो आपके लिए रिस्क खड़ा हो जाएगा। सही है। दूसरा, आपकी सिर्फ एक फैक्ट्री है। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली ईश्वर न करे कभी कुछ हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, तो आप इतना बड़ा रिस्क कैसे लेके चल रहे हैं कि एक ही फैक्ट्री से आप पूरा बिजनेस चला रहे हैं? आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। देखिए, हम लोग जो हमारी जो फैक्ट्री है वो हमने वहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ प्रिकॉशंस हम लोग लेके चल रहे हैं, चाहे वो सेफ्टी के हिसाब से हो, चाहे वो सिस्टम्स और प्रोसीजर के हिसाब से हो, तो हम सभी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं। प्लस हमारी फैक्ट्री में जो हमारे फॉरेन के ना कस्टमर है वो रूटीनली आके साल भर में या
2 साल में उनकी टीम आती है पूरा ऑडिट करने के लिए। तो वहाँ पे अगर उनको लगता है कि है ना कुछ भी छोटे माइनर गैप्स है तो वो हमको सजेस्ट करते हैं, हम उनको हिसाब से इम्प्रूव करते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें का प्रिकॉशन लेके चला है और आने वाले टाइम में फ्यूचर में आने वाले 3, 4, 5 साल में जब हमारी ये पर्टिकुलर फैक्ट्री में हमारे पास कैपेसिटी कंस्टेंट हो जाएगा तो हम डेफिनेटली फ्यूचर में एक नई फैक्ट्री भी ना लगाएंगे। ये इसलिए सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है असद कि आप शटडाउन तो लेते होंगे ना प्लांट मेंटेनेंस के लिए? हम हमारे पास क्या 82 लाइंस ऑफ मशीन है तो हम लोग आधी लेते हैं, पूरे प्लांट का सबसे शटडाउन साथ में ही लेते तो वो भी रिस्क आप ले रहे हैं ना, आप उतने दिन का प्रोडक्शन उस लाइन पर रोक रहे हैं, मतलब वो हम उस सबसे प्लान करते हैं। हाँ डेफिनेटली प्लान करते होंगे, सेफ्टी मेजर्स भी आप लेते होंगे, लेकिन ये एक इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि हमारी जो जिस कंपनी में निवेश करना चाहता है वो सिंगल यूनिट पे डिपेंडेंट है और बाउंड्रीज पे आपका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज़्यादा बिजनेस है, इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर, गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस, पता नहीं क्या क्या, उसका भी एक रिस्क हो सकता है। अच्छा, जो आपके फॉरेन क्लाइंट क्या उनसे आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं या अलग आर्टे बेसिस पे जब ऑर्डर आया तब दे दिया, ऐसा कुछ? नहीं, जो हमारे मोस्टली जो भी हमारे है ना कस्टमर्स है, जो लार्ज कस्टमर्स है, उन सबके साथ हमारा साल भर का एक है ना कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो हमको वो साल भर तक मतलब साल भर में उनको क्या प्रोडक्ट्स की है रिक्वायरमेंट वो हमको पहले से बताते हैं और फिर उसको वो पीरियोडिक है ना बेसिस में हमको पीओ रिलीज है ना करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो हम उस हिसाब से प्रोडक्शन है ना बना के और फिर डिस्पैच करते हैं। तो आप ये मतलब लेकिन प्लान में तो होगा कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, ज्यादा बेटर है रादर की शॉर्ट टर्म के बहुत सारे। हमारे ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है सब इनके साथ वो लॉन्ग टर्म ही है, मिनिमम 1 ईयर। ओके, मिनिमम। अच्छा, ये सब तो हमारे दर्शकों को पता चल गया, आरएचपी भी पढ़ लिया होगा कुछ लोगों ने। नेक्स्ट ट्रिगर ऑफ ग्रोथ क्या है जिस पे आपको वैल्यूएशन मिलेगा? तो आने वाले टाइम में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 3-4 फेज में है। एक तो ये है कि हम लोग हमारा जो कंपोनेंट्स का जो बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया टर्न की सॉल्यूशंस, वो बिजनेस हम और बढ़ाना चाहते हैं, एक तो वो है। प्लस न्यू एज इंडस्ट्री में हम लोग जाना चाहते हैं। न्यू एज इंडस्ट्री में जैसे सोलार हो गया, ईवी की बैटरी का सोल्यूशन हो गया, प्लस एरोस्पेस और सैटेलाइट हो गया, वहाँ जाना चाहते हैं। तीसरा, अगर हम लोग हमारे सेम यूनिट से अगर और ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे तो हमको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है वो मिलेगा। और लास्टली हम एज अ ग्रुप और एज अ कंपनी हम लुकआउट कर रहे हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन कंट्री में, फॉर एक्विजिशंस। तो ये सब जो स्ट्रैटेजी है हमारी वो हम उस पर ऑलरेडी हम लोग वर्क करना चालू कर दिया है और वो हेल्प करेगी हमको जो हमारे फ्यूचर के टारगेट्स है उसको अचीव करने का। ओके असद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अभी बहुत यंग हैं और आपके बड़े सपने, बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज जो एक नए तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं और अभी इनका इंडिया में कोई लिस्टेड कॉम्पिटिटर है नहीं। तो आप इशू देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की डिस्कशन।